हेलो दोस्तों। आज के सेशन में अपन बात करते हैं ऑक्साइडों की। ऑक्साइड अलग अलग टाइप के होते हैं, उनको अपन क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आता है आपके ऑक्साइड। ऑक्साइड देखिएगा साधारण ऑक्साइड में होते हैं और मिश्रित ऑक्साइड के रूप में होते हैं। तो अपन कह सकते हैं ऑक्साइडों को अलग अलग टाइप से डिवाइड किया जाता है, जैसे साधारण ऑक्साइड हो गए और मिश्रित ऑक्साइड हो गए। ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हो सकते हैं, अम्लीय प्रकृति के हो सकते हैं, उदासीन और उभयधर्मी ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं। साधारण ऑक्साइड, मिश्रित ऑक्साइड, इनमें क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये सभी यहाँ पर ऑक्साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा ऑक्साइड, हम यहाँ पर यौगिकों की प्रकृति और गुणों के आधार पर ऑक्साइडों के प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ ऑक्साइड एक यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक होता है, जो ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो अपन कह सकते हैं कोई अलग तत्व ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो वह क्या कहलाता है? ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें बने यौगिकों में ऑक्सीजन की मात्रा के अनुसार ऑक्साइड दो भागों में बांटे जा सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा यौगिक में उपस्थित है उसके आधार पर ऑक्साइड को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपके साधारण ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड, और सेकंड हो जाएगा मिश्रित ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो दो भागों में इसको विभक्त कर दिया जाता है ऑक्सीजन की मात्रा के अनुसार कि यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी उपलब्ध है या उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, धातुओं के ऑक्साइड सामान्य क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्य क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। यदि कोई धातु ऑक्साइड निर्मित कर रहा है तो वह कौन सी प्रकृति प्रदर्शित होगी? क्षारीय प्रकृति। और अधातु उपस्थित है तो अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऐसे ऑक्साइड भी होंगे जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण रखते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। साथ ही कुछ ऑक्साइड उदासीन लक्षण वाले भी होते हैं, जो ना तो अम्लीयता दर्शाते हैं ना क्षारीयता दर्शाते हैं। ठीक है, वो उदासीन लक्षण रखते हैं, उन्हें उदासीन ऑक्साइड कह दिया जाता है, जैसे NO और CO। आगे अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साधारण ऑक्साइड की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? साधारण ऑक्साइड की। जब कोई धातु अपनी सामान्य संयोजकता जितने ऑक्सीजन के परमाणु रखती है तो ऐसे बने ऑक्साइड को साधारण ऑक्साइड कहते हैं। मतलब कोई भी धातु अपनी संयोजकता के अनुसार ऑक्सीजन को ऐड करती है या अपने से बंधित करवाती है तो ऐसे ऑक्साइडों को साधारण ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है अब आपके मिश्रित ऑक्साइड। क्या आ जाएगा? मिश्रित ऑक्साइड। जब दो साधारण ऑक्साइड मिलकर किसी एक नए ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जैसे दो पहले से बने ऑक्साइड हैं जो साधारण ऑक्साइड हैं, वो आपस में दोबारा मिल जाते हैं या दोबारा संयोग कर लेते हैं, तो ऐसे बने ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रित ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, साधारण ऑक्साइड को उनके रासायनिक व्यवहार आदि के आधार पर अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन ऑक्साइड में वर्गीकृत किया गया है। तो अपन कह सकते हैं कि जो साधारण ऑक्साइड होंगे उनको चार भागों में विभक्त कर लिया गया है, जैसे रासायनिक व्यवहार के आधार पर कि उनका रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड, इनको विभक्त कर लिया गया है चार पार्ट्स में। ठीक है, चार भागों में विभक्त किया गया है। तो वन बाय वन करके अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट लेंगे आप अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं। वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे ही जल के साथ सम्मिश्रित होंगे वो किसका निर्माण कर लेते हैं? अम्लों का निर्माण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं?
अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। जैसे अधातुएं सल्फर, कार्बन, क्लोरीन आदि सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सल्फर, कार्बन, क्लोरीन ये सभी क्या बनाते हैं? अम्लीय ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। और ये क्या होते हैं? अधातुएं होती हैं। क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। ठीक है, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO3 Cl2O7, P2O5 एंड N2O5 आदि अम्लीय ऑक्साइड के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जिन धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है वे भी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और देखिएगा, कुछ धातुएं भी ऐसी होती हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक हो, जैसे क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, वेनेडियम हो गया, ये भी क्या करते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे CrO3 ये अम्लीय ऑक्साइड है, Mn2O7 ये भी अम्लीय ऑक्साइड हो गया, V2O5 ये भी क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, तो कुछ धातुएं भी जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो? उच्च हो, अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाली धातुएं अम्लीय ऑक्साइडों का भी निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड को एसिड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए दोस्तों। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड को कहा जाता है, क्योंकि ये अम्ल निर्जलीकरण पर अम्लीय ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही इनका निर्जलीकरण करवाया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करती है तो उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे SO2 और H2O दोनों अभिक्रिया कर H2SO3 का निर्माण कर लेते हैं, जो ये क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। क्या है? अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट सेकंड है क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। ये वे ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल के संपर्क में या जल के संयोग से क्षार का निर्माण करते हैं, उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। मुख्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। पोटेशियम हो गया, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। बेरियम हो गया, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? क्षारीय ऑक्साइड हैं और इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइडों को क्षारीय एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय एनहाइड्राइड भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये क्षार के निर्जलीकरण द्वारा बनाए जा सकते हैं। इनके बनने को जो अभिक्रिया है उसके द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को लें और H2O के साथ अभिक्रिया करवा दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय विलयन वाला पदार्थ बन जाता है। तो अपन कह सकते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ की जाती है तो क्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक क्षार ऑक्साइड है। क्या है? क्षारीय ऑक्साइड होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी अभी अभी अपन ने बात भी की है, एम्फोटेरिक नेचर जो रखता है, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी इनको बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, जिनमें क्षार और अम्ल दोनों के गुण पाए जाते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के ऑक्साइडों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, मतलब क्षारीय गुण भी हो और अम्लीय गुण भी हो। ये तत्व जो धातु और अधातुओं के मध्य में आते हैं उनके द्वारा यह व्यवहार दर्शाया जाता है, जिसे मेटेलॉइड कहा जाता है। ये क्षार और अम्ल दोनों के साथ क्रिया करते हैं। उदासीन ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपके उदासीन ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। वे ऑक्साइड जो न तो अम्ल होते हैं और न ही क्षार होते हैं। ठीक है, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उदासीन ऑक्साइड। अर्थात इस प्रकार के ऑक्साइड में अम्ल और क्षार दोनों में से किसी प्रकार का कोई गुण नहीं पाया जाता।
तो अपन कह सकते हैं इन ऑक्साइडों में ना तो अम्लीय गुण होता है ना क्षारीय गुण पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जैसे अधातुओं के ऑक्साइड NO और CO, ये क्या है, उदासीन ऑक्साइड होंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर कार्बन के ऑक्साइडों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। देखिएगा कार्बन सब ऑक्साइड को किस तरीके से बनाया जाता है, तो मेलोनिक अम्ल के फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड द्वारा निर्जलीकरण से रंगहीन गैस के रूप में बनता है। तो देखिएगा ये क्या है, मेलोनिक एसिड है और इसको P2O5 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बन सब ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और HPO3 रिलीज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, यह तीक्ष्ण गंध की रंगहीन विषैली गैस होती है। जो आपके कार्बन सब ऑक्साइड है वो क्या है, तीक्ष्ण गंध वाला, रंगहीन और विषैली गैस वाला यौगिक है या ऑक्साइड है। वायु में जलने पर यह धुएंदार नीली ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे ही इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये क्या देगा, CO2 गैस देता है। ठीक है, यह जल से संयोग कर मेलोनिक अम्ल बनाता है और जैसे ही आप कार्बन सब ऑक्साइड को जल के संपर्क में लाते हैं या जल के साथ क्रिया करवाते हैं, संयोग करते हैं, तो ये मेलोनिक अम्ल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं बेसिकली। तो देखिएगा यह एक गंधहीन या गंध रहित जहरीला गैस जो कार्बन के अधूरे दहन का एक उत्पाद है। जैसे ही अपन कार्बन को सीमित ऑक्सीजन की मात्रा में जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन त्रिबंध द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होते हैं और इस ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है 112.8 पिकोमीटर रहती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं एक गंध रहित जहरीला गैस जो कार्बन के अधूरे दहन का एक उत्पाद है। अर्थात अपन कह सकते हैं कार्बन को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जला दिया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन परमाणु होता है और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, मतलब CO, जो एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है जिसमें दो सहसंयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, और साथ ही एक निष्क्रिय सहसंयोजक बंधन होता है। क्लियर, तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। फिर देखिएगा फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर क्रिया कराने पर जल और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे अपन फॉर्मिक एसिड को गर्म करते हैं तो जल और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखिएगा गुणधर्म इसके, यह रंगहीन, गंधहीन तथा विषैली गैस है। क्या है, विषैली होती है। इसका गलनांक 68 केल्विन तथा क्वथनांक 8.15 केल्विन होता है। यह जल में कम घुलनशील होती है या कम विलय होगी, जल में यह अविलय भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति, गुणों में देखिएगा इसकी विषैली प्रकृति किस तरीके से होती है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ सकता। ठीक है, जो ऑक्सीजन श्वास के साथ अपन ले रहे हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग नहीं हो पाता और ऑक्सीजन वाहक का कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है वो शरीर में ऑक्सीजन का जो वाहन करता है या ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है वो कार्य नहीं कर पाता, जिससे धीरे धीरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से व्यक्ति की दम घुटकर मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाएगी तो दम घुट सकता है और मृत्यु हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंध रहित और स्वादहीन गैस है जो हवा की तुलना में थोड़ी कम घना या हल्की होती है। ठीक है, यह लगभग 35 ppm से अधिक सांद्रता में सामना करते समय हीमोग्लोबिन जैसे जानवरों अकशेरुक, कशेरुक या मनुष्यों सहित के लिए विषाक्त है। यदि ये वातावरण में 35 ppm से अधिक सांद्रता में आ जाती है तो ये विषाक्त हो जाती है या विष के रूप में कार्य करती है।
वायुमंडल में यह स्थानिक स्तर पर परिवर्तनीय और छोटा रहता है। वायुमंडल में CO का जो सांद्रता है वो काफ़ी कम है, जिसमें ग्राउंड स्तरीय ओजोन के गठन में भूमिका होती है। ठीक है, तो ग्राउंड स्तर पर ओजोन के गठन में इसका मुख्य भूमिका भी मानी जाती है। अब अपन पढ़ते हैं एक नोट को कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको नोट के रूप में दर्शाया गया है साथियों। तो देखिएगा, यदि 800 आयतन वायु में एक आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड मिली हो तो इसमें सांस लेने से 30 मिनट में मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। देखिएगा, यदि 800 आयतन वायु में, यदि आयतन 800 वायु है या वायु का आयतन 800 है और उसमें एक आयतन CO मिल जाए तो लगभग 30 मिनट तक मनुष्य यदि सांस ले रहा है उस वायु का, ठीक है, तो वहाँ पर उस मनुष्य या व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है और यदि बंद कमरे में अंगीठी को जलाया जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कार्बन का अपूर्ण दहन होगा। अपूर्ण दहन से CO का निर्माण हो जाता है और बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाने की वजह से मनुष्य या व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, थर्ड है, यदि कोई व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहोश हो जाता है, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहोश हो रहा है तो उसे खुले में ले जाकर 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण वाला कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कृत्रिम श्वसन में जो कंटेन होता है, मात्रा होती है, वो 95% ऑक्सीजन और 5% CO2 होना चाहिए यदि कार्बन मोनोऑक्साइड से व्यक्ति बेहोश हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यह सबसे सरल ऑक्सो कार्बन है और जब बात करते हैं अपन तो यह सबसे सरल ऑक्सो कार्बन माना जाता है और अन्य ट्रिपल बॉन्ड वाले डाई एटॉमिक अणुओं के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहता है, जिनमें साइनाइड आयन, नाइट्रोसोनियम कैटायन और आणविक नाइट्रोजन शामिल हैं। ठीक है, इनमें क्या है, साइनाइड आयन, नाइट्रोसोनियम कैटायन और आणविक नाइट्रोजन मतलब N2 उपस्थित है। समन्वय परिसरों में कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड को, यह लिगेंड के रूप में भी कार्यरत होता है और वहां पर इसको कार्बोनिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोनिल कहा जाता है। ठीक है, जनरेटर, फर्नेस गैस, वाटर गैस और अन्य मुख्य घटक यह प्राकृतिक गैस के अलावा आवासीय शहर गैस में भी शामिल है। ठीक है, इसका व्यापक रूप से ईंधन और अयस्क में कमी के लिए उपयोग किया जाता है। इसका व्यापक रूप से ईंधन और अयस्क में कमी के लिए उपयोग किया जाता है। यह मेथनॉल उत्पादन सहित जैविक, सिंथेटिक, रासायनिक उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेथनॉल उत्पादन में भी CO कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और जैविक, सिंथेटिक, रासायनिक उद्योग में भी इसको कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का लक्षण और यदि ये विष के रूप में कार्यरत है तो उसका लक्षण क्या होगा, तो देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस के माध्यम से अंदर ले जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप श्वास ले रहे हैं और वहां पर CO उपस्थित है तो विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है शरीर में और इसके लक्षण क्या क्या प्रदर्शित होते हैं, सिर दर्द होना, चक्कर आना, दुर्बलता, जी मचलाना, उल्टी और छाती में दर्द का उत्पन्न होना, ये इसके मुख्य लक्षण माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग। अब अपन बात कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ उपयोगों की। तो देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, जो एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, जैसे ही CO और नाइट्रोजन का मिश्रण किया जाता है तो उसको क्या कह दिया जाता है, प्रोड्यूसर गैस, जो एक क्या है, ज्वलनशील गैस है। ठीक है, जैसे CO और N2 क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर गैस कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में। ठीक है, फिर देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को भाप, अंगार या जल गैस, वाटर गैस भी
कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं CO और H2 हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, भाप अंगार गैस या जल गैस या वाटर गैस भी इसको कहा जाता है। इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में होता है। ठीक है, रंजक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। युद्ध कार्य में काम आने वाली फॉस्जिन गैस COCl2 के निर्माण में भी उपयोगी होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उपयोग है वो फॉस्जिन गैस निर्माण में भी किया जाता है, जिसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो धातु निष्कर्षण होगा, धातु का पृथक्करण करवाया जाता है, वहां अपचायक के रूप में CO को काम में लिया जाता है। मेथेनॉल तथा संश्लेषित पेट्रोल के निर्माण में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही निकेल धातु के निष्कर्षण में भी कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये होता है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग। अब अपन बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से इसकी उपस्थिति है, बनाया कैसे जाता है, गुण और इसके उपयोगों को अपन देखते हैं। तो देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, यह सामान्यतः सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बन के ऑक्साइडों में एक है। तो कार्बन के जो भी ऑक्साइड हैं उनमें यह सबसे अधिक पाया जाता है। यह वायु में आयतन के अनुसार लगभग 0.03% उपस्थित होता है। तो अपन कह सकते हैं कि वातावरण में इसका जो आयतन है वो 0.03% होगा। इसकी उपस्थिति अन्य स्थानों पर भी देखी जाती है, जैसे गुफाओं, कारखानों, चूने के भट्टों के निकट अथवा शुष्क कुओं में पाई जाती है। जो सूखे कुएं हैं उनमें भी CO2 पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दहन, श्वसन, किण्वन क्रियाओं में भी बनती है। जैसे दहन हो रहा है तो CO2 गैस रिलीज होगा, श्वसन में CO2 गैस रिलीज होता है, और किण्वन द्वारा भी CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं CO2 दहन, श्वसन एवं किण्वन की क्रियाओं में भी बनती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने की विधियां। अब अपन बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो फर्स्ट है, प्रयोगशाला में संगमरमर के टुकड़ों पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि संगमरमर के जो टुकड़े होंगे उन पर HCl ड्रॉप डालते हैं, जिससे कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और वाटर बनता है। तो इसका मतलब CO2 का निर्माण हो जाता है। सेकेंड देखिएगा, चूने के निर्माण में चूने के भट्टों में चूने के पत्थर को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और चूने के जो पत्थर होंगे उनको HCl के साथ गर्म किया जाता है, जिससे भी यहाँ पे CO2 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुण। अब यहाँ पर भौतिक गुणों को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन, गंधहीन गैस है। ठीक है, कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती। यह जल में विलय है, यह जल के साथ क्या हो सकती है, विलय हो सकती है, तथा जलीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, अर्थात ये अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। ठीक है, अतः यह अम्लीय प्रकृति की होती है। क्यों? क्योंकि यह जलीय विलयन में जैसे ही नीले लिटमस पत्र को लाल करने का प्रोसेस जो होता है वो अम्ल का होता है, और ये ऐसा करती है, तो इसलिए इसकी प्रकृति कैसी मानी गई है, अम्लीय प्रकृति मानी गई है। यह वायु की अपेक्षा 1.5 गुना भारी होती है। ठीक है, ये वायु से कितना गुना भारी है, 1.5 गुना भारी है। यह विषैली नहीं होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस थी, वैसे ये विषैली गैस नहीं होती है। इसे कम ताप तथा उच्च दाब पर संपीड़ित करके दारू में या दारू रूप में बदला जा सकता है। कम ताप कर लिया जाए और उच्च दाब पर इसको कंप्रेस करके, संपीड़ित करके दारू में बदला जा सकता है, जिसका क्वथनांक क्या होगा, 216.4 केल्विन होगा। क्या होगा, 216.4 केल्विन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है, और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण। कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण। कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण। कार्बन डाइऑक्साइड अत्यंत स्थायी, फिर भी जलते हुए मैग्नीशियम तार को CO2 से भरे गैस जार में ले जाने पर वह जलता रहता है एवं कार्बन अलग हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि CO2 अत्यंत स्थायी होता है, ठीक है, फिर भी
जब मैग्नीशियम तार को CO2 से भरे गैस जार में ले जाते हैं तो यहाँ से कार्बन अलग हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जैसे Mg प्लस CO2 MgO प्लस कार्बन, कार्बन पृथक हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी विलय कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ ट्रीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो दूधिया कलर का होता है का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में अधिक समय तक प्रवाहित करने पर विलय कैल्शियम कार्बोनेट, विलय कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे बाइकार्बोनेट बनने के कारण दूधियापन समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूधियापन जो होगा वो वापस समाप्त हो जाएगा। CO2 को यदि अधिक समय तक कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है और दूधियापन गायब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग, तो देखिएगा ये लास्ट जो टॉपिक है आपके यहाँ पर ऑक्साइडों में वो है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग। तो फर्स्ट है आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो आग बुझाने में किया जाता है। सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 ग्रहण करते हैं, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं CO2 ग्रहण करेंगे। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडा वाटर आदि के निर्माण में भी CO2 का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ जिसे ठोस CO2 कहते हैं का उपयोग प्रशीतक के रूप में भी लिया जाता है, या यूँ कह सकते हैं शुष्क बर्फ को प्रशीतक के रूप में भी काम में लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।